पढ़ा था, जो रिलेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जो रिलेशन हमने समझा था, तो फंक्शंस कुछ कुछ वैसा ही है लगभग। सिर्फ डिफरेंस ये है रिलेशंस और फंक्शन में। मैं आपको डायग्राम बनाकर पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने रिलेशन में पढ़ा था कि एक सेट ए से दूसरी सेट बी पर आर सपोज एक रिलेशन है, तो वो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होती है ना, ए क्रॉस बी का सबसेट होती है, मतलब जिसमें एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। यानी कि सेट ए के एलिमेंट की एक इमेज कहाँ पे मिलती है आपको, सेट बी के एक एलिमेंट में आपको मिलती है। ठीक है, सपोज ये x1 एक एलिमेंट है, ये y1 एक एलिमेंट है, x2 x3 ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं ए में। जैसे इनकी इमेजेस जो हैं आपको बी सेट में मिलेगी, तो y1 y2 y3 y4 ऐसे कई सारे एलिमेंट्स इसमें भी हैं। ठीक, रिलेशन में क्या होता था, रिलेशन में अगर सपोज मैं ए और बी कोई दो सेट लेता, तो रिलेशन में कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स होते थे, ए कॉमा बी, है ना, यार ए का एलिमेंट्स था और बी का एलिमेंट था। तो कुछ ऐसे आपको पेयर मिल जाते थे कि मैंने इसे एग्जांपल लूँ आर में, तो कैसे पेयर मिलते थे आपको 1 1 1 2 1 3, है ना, ऐसे पेयर आपको मिलते थे 2 1 2 2। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 3 ऐसे कुछ पेयर्स आपको मिलते थे। आप इसमें क्या देख रहे हो, देखो जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी जो डोमेन का एलिमेंट है, इसको आप डोमेन कहते हो, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट की यानी डोमेन के एक एलिमेंट की कई सारी इमेजेस आपको मिलती थी। एक ही एलिमेंट की इमेज यानी 1 की इमेज 1 पे भी मिल रही है, 1 की इमेज 2 पर ही मिल रही है, 1 की इमेज 3 पर भी मिल रही है ना। वैसे ये देखिए 2 की इमेज 1 पर भी मिल रही है, 2 की इमेज 2 पर भी मिल रही है, 2 की इमेज 3 पर भी मिल रही है। यानी डोमेन के एक सिंगल एलिमेंट्स की कई सारी इमेजेस एग्जिस्ट कर सकती थी, उसको आप रिलेशन कहते थे। ओके, लेकिन रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस ये है कि अगर f सपोज एक फंक्शन है फ्रॉम सेट a टू सेट b, ओके, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b, देन फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ a, यानी x के हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक और सिर्फ एक ही इमेज मिलेगी, किसमें, b में। यानी एक एलिमेंट की इमेज एक ही एलिमेंट पे मिलेगी b में, यानी इसकी इमेज इस पर बन गई है, तो फिर इसी की इमेज दूसरे किसी एलिमेंट पर नहीं बनेगी। x1 की इमेज अगर y1 पे मिल गई है आपको, तो फिर x1 की इमेज y2 पे या y3 पे या y4 पे किसी दूसरे एलिमेंट पर नहीं मिलेगी। यानी जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, है ना, वो सिर्फ एक ही बार होगा। जो फर्स्ट एलिमेंट है आपके ऑर्डर्ड पेयर का, है ना, वो सिर्फ एक ही बार होगा, एक से ज़्यादा बार नहीं हो सकता। यानी एक से ज़्यादा ऑर्डर्ड पेयर में वो नहीं एग्जिस्ट कर सकता। जैसे यहाँ पे देख रहे हो 1 फर्स्ट एलिमेंट 3 बार एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट 1 सेम, है ना, एक ही बार एग्जिस्ट करेगा फंक्शन में। रिलेशन और फंक्शन में सिर्फ यही डिफरेंस है। x2 की इमेज अगर आपको y2 पे मिल गई है, तो फिर x2 की इमेज आपको किसी दूसरी जगह पे नहीं मिलेगी। समझ में आया? यानी एक है सेट एक है, यानी डोमेन के एक एलिमेंट की इमेज को डोमेन के सिर्फ एक ही एलिमेंट पर बनेगी, एक से ज़्यादा पर नहीं बनेगी। अब इसमें एक कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको वो कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। हमने कहा ए के एक एलिमेंट की इमेज सिर्फ एक ही एलिमेंट पे बनेगी, बी के। ओके, एक एलिमेंट की इमेज एक से ज़्यादा एलिमेंट पे नहीं बन सकती, ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि बी के एक ही एलिमेंट की प्री इमेज एक से ज़्यादा एग्जिस्ट करती हो, जैसे कि x3 की इमेज भी ये हो सकता है कि y2 पे बन जाए, हो सकता है, मैं कह रहा हूँ। x4 की इमेज भी y2 पे बन जाए या y1 पे बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आया? मतलब अभी यहाँ पे ये हो सकता है, अगर f एक फंक्शन है ना, तो फंक्शन में ये हो सकता है 1 की इमेज अगर 1 पे बनी है b के एलिमेंट पे, 1 दोबारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2 की इमेज भी 1 पे बन सकती है, 3 की इमेज भी 1 पे बन सकती है, 2 की इमेज 2 पे बन गई, की इमेज 4 पे बन गई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 2 बार नहीं आ सकता फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आएगा। ये देखिए ये भी 2 बार आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। समझ में आया आपको? 4 की एलिमेंट 4 की इमेज 3 पे बन गई, 5 की इमेज 2 पे बन गई। भाई जो सेकंड एलिमेंट है वो कितनी बार भी रिपीट हो सकता है,
लेकिन फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आएगा, समझ रहे हैं आप? यानी फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ एक बार आएगा, सेकंड एलिमेंट कितनी बार भी आ सकता है। सेकंड एलिमेंट कौन से सेट का होता है? इसका होता है, कोडोमेन का होता है। यानी कोडोमेन का एक एलिमेंट है y1। y1 किसकी प्री इमेज है? x1 की, और x4 की भी है। y2 किसकी प्री इमेज है? x2 की, और x3 की भी है। तो ऐसा हो सकता है, समझ में आया, कि b के एक ही एलिमेंट पे ए के कई सारे एलिमेंट्स की इमेजेस बन रही हों, ऐसा हो सकता है। लेकिन ए के एक एलिमेंट की इमेज एक पे बनेगी, मतलब यहाँ से ए के एलिमेंट से 2-3 लाइनें नहीं जा सकती, ध्यान रखना। रिलेशन में जा सकती थी, फंक्शन में नहीं जा सकती, ठीक है। रिलेशन में तो कैसा भी हो सकता था, इसके कई सारे एलिमेंट पे इसके कई सारे एलिमेंट की इमेज बन जाए, ठीक है। लेकिन फंक्शन में क्या होगा? एक एलिमेंट की इमेज सिर्फ एक पर ही बनेगी। यानी आप देख रहे हो ना, x1 की इमेज y1 पे बनी, फिर x1 की कोई दूसरी इमेज नहीं बन सकती। मतलब ए के एक ही एलिमेंट से एक से ज़्यादा एरो नहीं बन सकते, समझ में आया? इधर से बन सकते हैं एरो, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस एग्जांपल से भी क्लियर हो गया। 1 2 3 4 5, देखो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, सेकेंड एलिमेंट भले हो जाए रिपीट, कोई इशू नहीं है। तो फंक्शन किसको बोले आप? फंक्शन की डेफिनेशन क्या हुई इसका मतलब? अब फंक्शन की डेफिनेशन हुई कि एक रिलेशन को ही हम फंक्शन बोलते हैं, है ना भाई? ये क्या है? ये रिलेशन ही तो है जो हम पढ़ चुके हैं। इस रिलेशन को ही हम फंक्शन कहते हैं, रिलेशन आर। अब इस रिलेशन का नाम आर ना बोल करके एफ बोलते हैं, क्योंकि आर हम रिलेशन को कहते थे। फंक्शन भी एक रिलेशन ही है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, ठीक है ना। तो चूंकि उसका नाम फंक्शन है, इसलिए हम उसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन एफ फ्रॉम a set A to a set B is called function if every element of set A has one and only one image in set B। जैसा कि आप देख रहे हो, 1 की इमेज सिर्फ 1 ही है, 1 की कोई दूसरी इमेज नहीं है, है ना। 2 की इमेज 1 है, 2 की कोई दूसरी इमेज नहीं है। 3 की इमेज 1 है, 3 की कोई दूसरी इमेज नहीं है। 4 की इमेज 3 है, 4 की कोई दूसरी इमेज नहीं है। 5 की इमेज 2 है, 5 की कोई दूसरी इमेज नहीं है। समझ में आया ना आपको? ठीक है। तो ये हो गई फंक्शन की डेफिनेशन की। एक रिलेशन को ही हम फंक्शन बोलेंगे सेट ए से सेट बी पे, जब कि सेट ए के हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बनती हो सेट बी के किसी एलिमेंट पे, ठीक है ना। अब इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो इसको डिनोट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। इसको ऐसा बोलते हैं, f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b। ऑब्वियसली सेट a क्या है? डोमेन, और सेट b क्या है? कोडोमेन। डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है, ये हम आपको रिलेशन में बहुत अच्छे से बता चुके हैं, ठीक है ना। इस वाले पूरे सेट को, इधर ये जो सेट होता है, इस पूरे सेट को आप कहते हो डोमेन, इस पूरे सेट को आप क्या कहते हो? कोडोमेन। और रेंज क्या होती है? इस कोडोमेन के जिन एलिमेंट्स पे इमेज बनी उसके सेट को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं, ठीक है ना। डोमेन, कोडोमेन, रेंज वही होता है। अब फंक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। और हर फंक्शन किसी न किसी तरीके से क्या होता है? डिफाइन होता है, ठीक है। हर फंक्शन किसी न किसी तरीके से क्या होगा? डिफाइन होगा। तो अगर आप ऐसा लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू y, इस तरीके से फंक्शन क्या है? डिफाइन। तो यहाँ पर x किसका एलिमेंट होगा? फॉर ऑल। ये सिंबल का नाम क्या होता है? फॉर ऑल। मैंने आपको बताया था सबसे फर्स्ट लेक्चर में सेट के, इस सिंबल को कहते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। x किसका एलिमेंट होगा? डोमेन का, और y किसका एलिमेंट होगा? कोडोमेन का एलिमेंट होगा, ठीक है ना। और इसको बोलते क्या है? y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x। y को क्या कहते हैं? x की इमेज। y is called image of x and x is called
प्री इमेज ऑफ y, x को बोलोगे आप प्री इमेज ऑफ y, y को बोलोगे आप इमेज ऑफ x, ठीक है, अंडर द फंक्शन f, अंडर द फंक्शन f, नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। और पिक्चोरियल नोटेशन कैसा हुआ, पिक्चोरियल नोटेशन फंक्शन का इस तरीके से ही होगा, बस उसमें ऐसा डिफाइन करेंगे हम इस तरीके से, उसका नाम देंगे f, फंक्शन है फ्रॉम सेट a टू सेट b, ठीक है। अभी हर फंक्शन किसी न किसी तरीके से, किसी भी तरीके से क्या हो सकता है, डिफाइन हो सकता है, और फंक्शन के कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फंक्शन में एक ही एलिमेंट की इमेज एक पर ही बनेगी, है ना। इस एलिमेंट की इमेज भी हो सकता है इस पर बन जाए, इस एलिमेंट की इमेज सपोज यहाँ बन गई, इस एलिमेंट की इमेज सपोज वहाँ बन गई, यहाँ जो एक एलिमेंट है सपोज उसकी इमेज भी कहाँ बन गई, यहाँ बन गई, है। तो इधर से कई सारे एरो निकल के इधर आ सकते हैं, लेकिन इधर से सिर्फ एक एलिमेंट से सिर्फ एक ही एरो निकल के जाएगा, इसी को तो फंक्शन बोलते हैं। समझ में आया ना कि फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है जिसमें सेट ए के एक एलिमेंट की इमेज सिर्फ एक ही एलिमेंट पे बनती है बी के, ठीक है, उसी को हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, ठीक है, और उसको एल्जेब्रिकली हम इस तरीके से शो करते हैं, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, इट इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू y, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y एंड y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x, ठीक है। अब फंक्शंस के डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस के टाइप से समझ लेते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं फंक्शन के। पहले हम फंक्शन को एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि क्या कोई रिलेशन फंक्शन हो सकती है। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, r इज इक्वल टू, एक एग्जांपल है x, y सच दैट y इज इक्वल टू 2x, वेयर x एंड y बोथ बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है, मतलब है ना, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अब अगर मैं इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स देखूं, तो अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की क्या वैल्यू मिल जाएगी, 2, मतलब 1, 2। फिर x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 2 जा 4, 2 की इमेज कहाँ आएगी, 4 पे आएगी। अच्छा, x की वैल्यू 1 रखने से क्या y की कोई दूसरी वैल्यू मुझे मिल सकती है, यहाँ पे नहीं मिल सकती है ना। x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 2 जा 6, y की वैल्यू मुझे 3 मिलेगी, और ऐसे ही कई सारे इसमें क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है, इज r इज अ फंक्शन। अगर ये क्वेश्चन है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है, तो आपका आंसर क्या होगा, देख लीजिए। क्या जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही बार है, एक से ज़्यादा बार तो नहीं है ना, यस, 1 एक ही बार है, इससे ज़्यादा बार हो नहीं सकता। 2 सिर्फ एक बार है, 3 सिर्फ एक बार है। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही बार एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो यानी ये रिलेशन क्या है, एक फंक्शन है, यस, r इज अ फंक्शन, क्योंकि डोमेन के एक एलिमेंट की इमेज सिर्फ एक ही एलिमेंट पे बन रही है। कोडोमेन क्या है, समझ में आया ना। अब इसका डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, है ना, x और y दोनों ही n को बिलोंग कर रहे हैं, और ठीक है, x इसका एलिमेंट होता है इसका, और y इसका एलिमेंट होता है, ये होता है डोमेन, ये होता है कोडोमेन। तो डोमेन और कोडोमेन दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर के सेट है। कोडोमेन एंड डोमेन बोथ आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड व्हाट इज रेंज, इसकी रेंज क्या है, देखिए 2 4 6, अगला एलिमेंट क्या आएगा 8, फिर नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 10, देने क्या आ रहा है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, है ना, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ये होगी इसकी रेंज। तो ये मैंने जो एग्जांपल लिया था ये वाला, है ना, इस तरीके से दिया था आपको एक रिलेशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है, तो बस खाली आप उसको देख लेंगे ये कि डोमेन के एक एलिमेंट की इमेज एक पर ही बन रही है ना, है ना, एक ही एलिमेंट की इमेज एक से ज़्यादा पे तो नहीं बन रही है। अगर एक एलिमेंट की इमेज सिर्फ एक ही पर बन रही हो, डोमेन के एक एलिमेंट की इमेज एक पे, मैंने यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, मैंने आपको बताया था ना, इधर से एक से ज़्यादा एरो इधर आ सकते हैं, मतलब डोमेन के
एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की इमेज कोडोमेन के एक सिंगल एलिमेंट पे बन सकती है, लेकिन डोमेन के एक एलिमेंट की इमेज कोडोमेन के एक से ज़्यादा एलिमेंट पे नहीं बन सकती। समझ में आएगा ना? ये डिफरेंस ध्यान रखना, ठीक है? ओके, चलो मैंने ये एक एग्जांपल भी ले लिया। अब कुछ और टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ लेते हैं कि फंक्शंस के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं फंक्शंस के, ठीक है? टाइप्स ऑफ फंक्शन, बहुत सारे टाइप के फंक्शंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है? जिसमें सबसे पहले अपन लेते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है? आइडेंटिटी का मीनिंग ये क्या होता है? आइडेंटिटी जैसे हम कहते हैं कि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, जीरो में किसी भी एलिमेंट को ऐड करो तो वापस वही एलिमेंट आता है। और वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वन में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? जो एलिमेंट जिस एलिमेंट की इमेज अगर खुद पर ही बन जाए, जैसे 1 की इमेज 1 पर ही बन रही है, -3 की इमेज -3 पे ही बन रही है, यानी किसी एलिमेंट की इमेज अगर खुद पे ही बन जाए, ठीक है, सेल्फ खुद ही पे बन जाए, यानी कि x और y दोनों क्या हो, सेम हो, ओके, तो उस फंक्शन को आप क्या कहोगे? आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है? दैट फंक्शन विल बी नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है? तो अगर अपन कोई एक सेट लें, इसको अगर हमको डिफाइन करना है आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं उसको कि एक हमने ले लिया एक रियल वैल्यूड फंक्शन, इसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। अभी मैं आपको बता दूंगा रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, ठीक है? एफ एक फंक्शन है फ्रॉम R to R, यानी रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे कोई फंक्शन है, और कैसा फंक्शन है वो कि एफ एक्स इक्वल टू क्या हो, एक्स, यानी एक्स की इमेज का बन रही है एक्स पे, ठीक है ना? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है? फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल होता है, यानी हर एक्स के लिए जो आर को बिलोंग करता हो, खुद की इमेज खुद पर ही बन रही हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, ठीक है? और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा? ग्राफ का मतलब क्या होता है? सिंपली ये जो आपका एफ एक्स है ना, इसको बोलते हैं आप वाई। ये जो ऊपर मैंने आपको पिक्चरल नोटेशन बताया ना, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसको आप बोलते हो एक्स, इन एलिमेंट्स को आप क्या कहते हो? वाई। तो यानी कि जैसे मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताऊँ कि अगर ये एलिमेंट है एक्स, तो इसकी जहाँ पे इमेज बनेगी उसको आप क्या बोलोगे? एफ एक्स, ठीक है? जो एफ एक्स होता है आप उसको क्या कहते हो? वाई। एफ एक्स को आप क्या कहते हैं? वाई कहते हैं, ठीक है? एक्स की इमेज होती है एफ एक्स, है ना? आपने लिखा था ना एफ एक्स इक्वल टू वाई, अभी डेफिनेशन में भी लिखा था एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये देखिए लिखा एफ एक्स इक्वल टू क्या? वाई। एफ एक्स को आप क्या बोलते हो? वाई। वाई क्या है? इमेज है एक्स की, है ना? तो यहाँ अगर किसी ये जो आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, ठीक है? तो मतलब अगर एफ एक्स को हम वाई कहते हैं तो एक्स इक्वल टू क्या हुआ? वाई हुआ। एक्स इक्वल टू वाई का ग्राफ कैसा होता है? अभी तक जैसे आपने ग्राफ तो पढ़े हैं 9th-10th तक, एफ एक्स इक्वल टू वाई का ग्राफ ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। इफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई देन द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना? तो ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स का क्या हो जाएगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, है ना? तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन होता है ना? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हो गया, ओके? एक रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके आगे फिर हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस को पढ़ते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये होता है कि आपका जो डोमेन है, ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे कि जिसका जो डोमेन हो वो क्या हो? एक रियल नंबर का सेट हो या फिर उसका सबसेट हो, और कोडोमेन जो है वो भी रियल नंबर का सेट हो या फिर उसका क्या हो? सबसेट हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? रियल वैल्यूड फंक्शन। समझ में आया? फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ कि ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन क्या हो? आर हो, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर, या फिर उसका कोई सबसेट हो, और कोडोमेन भी क्या हो? आर हो या फिर उसका कोई सबसेट हो, तो उसको आप क्या कहते हो? रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हो। समझ में आ गया? है ना? इसका कोई अलग से कोई मैं रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, जैसे कि एफ आर टू आर, ये भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। अगर आप कहें कि एफ आर -0
टू आर, ये भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। आर माइनस जीरो का मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो को हटा के, ठीक है। आर प्लस आर माइनस, आर प्लस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, आर माइनस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर, है ना। समझ में आ गया आपको। डोमेन और कोडोमेन दोनों ही क्या होना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर या फिर उनका कोई सबसेट होना चाहिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, ठीक। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन पे वापस आ जाते हैं हम, और सेकंड टाइप का जो फंक्शन है, पहला फंक्शन हमने पढ़ा आइडेंटिटी फंक्शन, दूसरा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन नाम से हमें समझ में आ रहा है कि एक्स के एलिमेंट, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी लो, वाई की वैल्यू क्या रहे, फिक्स रहे, यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या रहे, फिक्स रहे। तो कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कब बोल सकते हैं, जब एफ एक्स इजिकल्स टू क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर सी इज कांस्टेंट, मतलब एक्स की वैल्यू आप कुछ भी लो लेकिन वाई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट ही रहे। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, जैसे एफ एक्स इक्वल टू लिया 2, मतलब एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखो, एफ एक्स तो 2 ही रहेगा। यहाँ पे एक्स तो कहीं है ही नहीं कि आप एक्स की वैल्यू को रख के कोई इक्वेशन बना सको, है कि नहीं, 2 तो कांस्टेंट है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, मतलब ये इस तरीके की इक्वेशन हो गई कि वाई इज इक्वल टू 2, है ना, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। वाई इज इक्वल टू 2 कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। y इज इक्वल टू 2, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अगर ये एफ एक्स इक्वल टू -2 होता तो नीचे हो जाती, समझ में आ रहा है ना। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। एफ एक्स इक्वल्स टू सी, सी इज कांस्टेंट, एक्स तो वेरिएबल है, मतलब अगर इसका हम एरो डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। आर टू आर है ये फंक्शन, ध्यान देना हमने ऊपर कैसे फंक्शन डिफाइन करा है, फ्रॉम आर टू आर, यानी ये भी आर है, ये भी आर है, सेट ऑफ रियल नंबर है। यहाँ कई सारे एलिमेंट्स हैं, इसमें भी कई सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि कहीं पे एक सा रियल नंबर है कि इसका नाम क्या है, 2 है, यानी इसकी इमेज भी 2 पे आ रही, 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 सारे जितने एलिमेंट्स हैं सबकी इमेज कहाँ आ रही है, 2 पर, है ना। देखिए इमेज सारे एलिमेंट्स की बनेगी, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसकी इमेज ना बने, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, बट कोडोमेन के एक सिंगल एलिमेंट पे इमेज बन रही है सबकी, है ना। दिस इज कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। थर्ड लेते हैं हम, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन मतलब कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन किस तरह का फंक्शन हो, सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू mod x for all x belongs to एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x। मॉड्यूलस ऑफ x का मतलब क्या, जैसे अगर आपने x इक्वल टू 1 लिया, मॉड्यूलस ऑफ 1 इज 1, x इक्वल टू -1 लिया है तो मॉड्यूलस ऑफ -1 इज ऑल्सो 1, यानी 1 की इमेज भी 1 पे बनेगी और -1 की इमेज भी 1 पे बनेगी। वैसे 2 की इमेज 2 पर, -2 की इमेज भी 2 पर, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, 1 2 3 -1 -2 -3। तो अब क्या देख रहे हैं हम, 1 की इमेज 1 पर बन रही है, मतलब x की वैल्यू 1 रखने से y की वैल्यू क्या आ रही है, 1, यहाँ पर बनी इमेज। फिर x की वैल्यू -1 रखने से भी y की वैल्यू क्या आ रही, +1। x की वैल्यू 2 रखने से y की वैल्यू क्या आ रही, 2। चलो y की वैल्यू 2 यहाँ पे होगी, है ना, ये 1 है, ये 2 होगा, ये 1 2 3। x की वैल्यू 2 रखने से y की वैल्यू 2 आ रही, मतलब यहाँ x की वैल्यू -2 रखने से y की वैल्यू 2 आ रही, मतलब यहाँ x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, -3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। देखिए ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, 0 रखने से 0 ही आएगी वैल्यू, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा मॉडुलस फंक्शन का, है ना। y की वैल्यू नेगेटिव आएगी ही नहीं कभी भी, क्योंकि कैसा है, मॉडुलस है, मॉडुलस का मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव साइन लेना है हमें, नेगेटिव नहीं लेना है, समझ में आ रहा। तो एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन।
है ना. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विल बी दिस. अगर हम इसका ऐसा एरो डायग्राम बनाएं, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ये है 1, ये है -1, ये है 2, ये -2, क्योंकि भाई सेट ऑफ रियल नंबर है, डेसिमल वाले नंबर भी हो सकते हैं, हम ले नहीं रहे एग्जांपल के लिए है तो सिर्फ. अब यहाँ पे 1 भी है, यहाँ पे -1 भी है, यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे -2 भी है. अब देखिए 1 की इमेज 1 पे बनी, -1 की भी 1 पे बनी, 2 की इमेज 2 पे बनी, -2 की भी इमेज 2 पे बनी, है ना. दो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए एक सिंगल इमेज बन रही है. 3 की इमेज 3 पे बनेगी, -3 की भी 3 पे बनेगी, है ना. -1 पे, -2 पे या -3 पे किसी की भी इमेज नहीं बनेगी. तो अगर हम देखें ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है, इसका रेंज जो रहेगा, तो रेंज क्या रहेगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव नंबर होगा और रियल होगा. अगर आपने x इक्वल टू रखा 2.3 तो y की वैल्यू भी आएगी 2.3. x की वैल्यू रखोगे -2.3 तो y की वैल्यू भी आएगी +2.3. माइनस में कभी आ ही नहीं सकती है वैल्यू. तो ये ना इसका जो रेंज रहेगा, हमको इस फंक्शन को देख के समझ में आता है कि इसका जो सेट रेंज होगा, उसका रेंज क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं r+ से. सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करोगे, r+ से. तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी इस फंक्शन की, r+. ठीक है. जैसे ऊपर वाला फंक्शन था, ये कांस्टेंट फंक्शन था, इसकी रेंज क्या होती, इसकी रेंज में सिर्फ इसकी रेंज होती है सिंगलटन सेट c. इसकी रेंज में सिर्फ c आता है, c के अलावा कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट फंक्शन है. x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, y की वैल्यू तो सिर्फ एक ही आएगी, कांस्टेंट, है ना. तो इसकी रेंज क्या होगी, एक सिंगलटन सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा, c. ठीक है. मॉड्यूलस फंक्शन हो गया. नेक्स्ट लेते हैं हम फोर्थ, सिग्नम फंक्शन. सिग्नम फंक्शन कैसा होता है, f is a function from r to r such that, इस तरह से डिफाइन हो फंक्शन कि fx इज इक्वल्स टू हो -1 कब हो, जब x हो पॉजिटिव, -1 नहीं +1. fx इक्वल्स टू +1 जब x पॉजिटिव हो, fx इक्वल टू 0 हो जब x की वैल्यू 0 हो, और fx इक्वल्स टू -1 हो जब x की वैल्यू नेगेटिव हो, यानी लेस देन 0. If x is negative means less than 0, then fx is -1, constant value. If x is positive greater than 0, then fx is equals to +1 for all values of x, positive x. fx is 1, and if x equals to 0, fx equals to 0. तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, सिग्नम फंक्शन बोलेंगे. इसे क्या बोलोगे, सिग्नम फंक्शन. स्पेशल टाइप का फंक्शन हो गया, मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए y की वैल्यू कांस्टेंट है 1, सारी नेगेटिव वैल्यू के लिए y की वैल्यू कांस्टेंट है -1, और ये 1 और -1 ही रहेगा. यहाँ पे कोई दूसरा 2 या -2 या 3 या -3 ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा. सिग्नम फंक्शन इसी को बोलेंगे. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन. इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है, फिर x की वैल्यू 0 है तो y 0 है यहाँ पे, लेकिन x की वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव है इधर, तो y की वैल्यू क्या है, +1, यानी कि ग्राफ आएगी इधर से स्ट्रेट लाइन. y इक्वल टू क्या है 1, यहाँ पे y इक्वल टू क्या है -1. मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो, पॉजिटिव में हो, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, y इक्वल टू 1 आ रहा है. और x की वैल्यू कुछ भी नेगेटिव में आएगी, माइनस में लेगी, है ना. तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1. यहीं से शुरू हो जाएगा. जैसे ही x की वैल्यू आपने माइनस में ली, 0.1 भी ली, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1. और ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी आगे की तरफ. ठीक है ना, आगे की तरफ रहेगी. ठीक है. तो ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा, है ना. सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया ये. ठीक है. अब जैसे अगर आपसे पूछा है कि इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज क्या है, सोचिए क्या होगी इसकी रेंज. यही लिखी हुई है, फिक्स वैल्यू है. रेंज मतलब y की वैल्यूज. रेंज का मीनिंग है y की वैल्यूज का सेट. y की वैल्यूज यहाँ फिक्स है, कांस्टेंट है. 3 वैल्यू हैं, 1, 0 और -1.
3 एलिमेंट्स होंगे इसकी रेंज में बस, ठीक है। डोमेन तो पूरा है, डोमेन हमेशा ध्यान रखिएगा, डोमेन ये होता है पूरा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कोडोमेन इज ऑल्सो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रेंज हम यहाँ से निकालते हैं फंक्शन से। फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है? रेंज यानी वाई की वैल्यूज़ का सेट। यहाँ वाई की 3 फिक्स वैल्यूज़ हैं बस, इसके अलावा कोई वैल्यू होगी नहीं, तो रेंज में ये 3 एलिमेंट्स आएंगे बस। समझ में आ गया आपको सिग्नम फंक्शन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब अगेन एफ इज फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, यानी कि एक रियल वैल्यू फंक्शन है। किस तरह का फंक्शन हो कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का मतलब क्या होगा, ठीक है। इसका मीनिंग हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -1 कब होगी? जब x की वैल्यू इस इंटरवल में हो। मतलब कैसी हो? देखिए, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं इंटरवल के फॉर्म में। ये इधर से क्लोज्ड है और इधर से क्या है? ओपन है। बताया था ना हमने आपको, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन या सेमी क्लोज क्या होता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है जिधर इक्वल टू लगा इसका मतलब उधर से क्या है? क्लोज्ड, और जिधर इक्वल टू नहीं मतलब उधर से क्या है? ओपन, है ना। x इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, सेमी क्लोज इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, सेमी क्लोज या सेमी ओपन बोल सकते हो आप, उसको आप लिखेंगे इस तरीके से। अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी है? देखिए 0 से लेकर के -1 तक। अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करें ना 0 से लेकर के -1 तक, ग्राफ पे अगर आप देखें, मैंने साइड में कोई छोटा सा मैं ग्राफ बना दूँ, ये 1, ये 2, -1, -2। भाई 2 इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं, रियल वैल्यूज़ होती हैं, है ना। 0 है ये, 0 और -1, 0 और -1 के बीच में कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है? 0 तो ले ही नहीं रहे आप, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 से लेस देन है, इक्वल टू नहीं है 0 के। यहाँ देखिए, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, नहीं लगा है ना। इक्वल टू का साइन कहाँ लगा है? यहाँ, यानी x की वैल्यू -1 के इक्वल है, ठीक है, और -1 से बड़ी है और 0 से छोटी है। तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी? x, बस एक ही तो वैल्यू। इंटीजर का मतलब क्या होता है आपको पता है अच्छे से, है ना। 0, 1, 2 या -1, -2 ये इंटीजर वैल्यूज होती हैं, इनके बीच में डेसिमल वैल्यूज होती हैं। डेसिमल वैल्यू है नहीं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी हुई? -1, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x इज -1 व्हेन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज 0 कब? जब x इस इंटरवल में हो। देखिए, इस इंटरवल को आप किस तरीके से लिख सकते हैं? 0, 1, 1 की साइड से तो ओपन है, इधर से क्लोज्ड है। x किसके इक्वल है? 0 के, और इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है 0 से 1, लेकिन 1 से क्या है? छोटा है, यानी इस इंटरवल को आ गया, लेकिन 1 के इक्वल नहीं है ना। अगर 1 के इक्वल, यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगा होता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती? 1 होती, क्योंकि इन दोनों में से ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? 1 है। 0 और 1 में से ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन हुआ? 1 हुआ। अगर इक्वल टू का साइन यहाँ भी लगा होता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाती? 1 हो जाती। समझ में आया? अभी क्या है? 0 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x विल बी 1 कब? जब इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा हो x, है ना। इधर से लेस देना है, यहाँ तो इक्वल टू है, तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि x इस इंटरवल को, पूरे इंटरवल को बिलोंग करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? एक फिक्स रहेगी, जो भी ग्रेटेस्ट है ना। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हो जाएगा। x एक्सिस, y एक्सिस, कि x की वैल्यू अगर आपके, ये देखिए ऊपर जो लिखा आपने 0 से -1 को बिलोंग कर रही है, तो y की वैल्यू क्या हो गई? -1 हो गई, फिक्स हो गई। x की वैल्यू इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है, 0 से तो छोटी है x की वैल्यू,
-1 के इक्वल तक में y की वैल्यू फिक्स हो गई कितनी, -1, y की वैल्यू फिक्स हो गई -1, मतलब यहाँ पे सपोज -1 है, ये -2 है, -3 है, ऊपर +1 +2 +3 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू होती है, इधर माइनस में होती है, इधर प्लस में होती है, ये +1 2 3 है, ये -1 2 3 है, x की वैल्यू इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है, तो y की वैल्यू फिक्स है यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक फिक्स है, लेकिन उसमें y की वैल्यू है कौन सी, -1, तो इस तरीके से लिखेंगे उसको कि y की वैल्यू है क्या, -1, लेकिन इस पूरे इंटरवल के लिए y की वैल्यू -1 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। फिर मैंने x को जैसे लिया था 0 से लेके 1 तक के बीच में लिया था, 0 से लेके 1 तक के बीच में मतलब तो y की वैल्यू क्या थी, 0 थी, y की वैल्यू 0 थी मतलब क्या थी, ये थी, और x की वैल्यू किस इंटरवल में थी, 0 से 1 मतलब ये वाले इंटरवल में थी, है ना। y की वैल्यू फिक्स हो गई, x की वैल्यू क्या ली थी आपने, इस इंटरवल में ली थी, यहीं पे आएगी लाइन। फिर x की वैल्यू 1 से 2 लिया आपने, 1 से 2 ली, तो y की वैल्यू क्या थी, फिक्स थी, +1, यानी y की वैल्यू ये हो गई, +1 फिक्स हो गई, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से लेके 2 तक में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, 2 से लेके 3 तक में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, ये 3 से 4 तक में कौन है, इसके आगे ऐसा आ जाएगा 4। अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ध्यान रखना हमें, देखिए -1 इज ग्रेटर देन -2 इज ग्रेटर देन -3, तो ग्राफ को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ को, कि x की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट किया है ना, x की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2 है इस रेंज के लिए, इस रेंज के लिए -1, इस रेंज के लिए 0 थी, यहाँ पे लिखा था हमने, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, आपको दिख नहीं रहा था यहाँ पे, है ना। ये किसका ग्राफ है, f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x का ग्राफ हुआ है ना। इसको नोट कर लीजिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। अब इसमें अगर आपसे रेंज पूछी जाए, है ना, तो रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या हो सकती है, यहाँ लिखता हूँ, क्या होगी इसकी रेंज, रेंज के लिए आप यहाँ देखिए, इमेजेस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंटीजर वैल्यू, और वो इंटीजर वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, हम देख रहे हैं पॉजिटिव भी हो सकती है, और क्या होगी, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी कि z, है ना। इसकी रेंज क्या होगी, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, क्योंकि जो भी वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी ये क्या है, इंटीजर वैल्यू है, इसमें कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं हो सकती, और जो इंटीजर वैल्यू है वो नेगेटिव भी होगी पॉजिटिव भी होगी, दोनों तरह की होगी, है ना। ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा गया, ये रिप्रेजेंट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को। अगर आपको स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x, ठीक है। रेंज क्या होगी, सारी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लेते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। किसी भी पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो, है ना, तो ऐसे फंक्शन का आप क्या बोलोगे, पोलिनोमियल फंक्शन बोलोगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लें f(x) = x³ - 3x² + ax + 1, या f(x) = x⁴ + 1,
या एफ एक्स इक्वल टू आप किसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस √2x, ठीक, किसी भी तरह से फंक्शन हो सकता है। कैसा होना चाहिए? पोलिनोमियल होना चाहिए सर। पोलिनोमियल आपने क्लास 10 में पढ़ा ही होगा, अच्छे से पढ़ाया आपने पोलिनोमियल, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो? कोई भी पोलिनोमियल हो। अब इसका कोई भी एक पर्टिकुलर ग्राफ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऑब्वियसली नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि पोलिनोमियल कैसा है। जैसे एक क्यूबिक दिख रहा है आपको, पोलिनोमियल है ना, ये 4th डिग्री का है, ये भी क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, ठीक है, लीनियर भी हो सकता है पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल किसी भी टाइप का होगा, तो इसका जो ग्राफ होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? इस पोलिनोमियल पर डिपेंड करेगा कि फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है। तो ऐसे फंक्शन को आप क्या कहोगे? पोलिनोमियल फंक्शन कहोगे, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है? आपके पोलिनोमियल फंक्शन है। लेकिन अगर आपने कोई फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया कि एफ एक्स इक्वल्स टू x टू दी पावर 3/2 प्लस 2x² + 1, तो ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये पोलिनोमियल नहीं है, है ना। पावर कितनी होगी? 3/2, इंटीजर होना चाहिए वैल्यू, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, ठीक, ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा, है ना। तो एक लास्ट हम लेते हैं, जिसको बोलते हैं अपन रेशनल फंक्शन। इसको नोट कर लीजिएगा, रेशनल फंक्शन। बट इसके पहले हम कुछ स्टैंडर्ड पोलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ देख लेते हैं। जैसे कि एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू x², इसको बोलते हैं पैराबोलिक फंक्शन। ये फंक्शन कैसा होता है? पैराबोलिक फंक्शन बोलते हैं आप इसको, ठीक है। इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा? एफ एक्स इक्वल टू x² का, ये x की वैल्यू आप कुछ भी लें, पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, y की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है? प्लस, है ना। x की वैल्यू 1 लेंगे तो y इक्वल टू 1 आएगा, x की वैल्यू माइनस लेंगे तो भी y इक्वल टू 1 आएगा, x की वैल्यू +2 लेंगे तो 4 आएगा, x की वैल्यू -2 लेंगे तो भी +4 आएगा, है ना। इसका ग्राफ बनता है, उस तरीके से बन जाता है, 0 से पास होता हुआ, 0 से पास होता हुआ बनेगा इसका ग्राफ ऐसे। तो एफ एक्स इक्वल टू x² का ग्राफ कैसा होगा? इस तरीके से होगा, ठीक है। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट एफ एक्स। अब इसमें भी ना थोड़ा सा ये बन गया, बिल्कुल सिमेट्रिक होता है, आप बिल्कुल इसको सिमेट्रिक बनाइएगा। मेरा इधर से बड़ा, इधर से छोटा बन गया, आप इसको बिल्कुल सिमेट्रिक बनाइएगा। मैं इसको काट के फिर से बना देता हूँ, ऐसा बनाइएगा आप ग्राफ को, सिमेट्रिक रहता है बिल्कुल। दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे, ऑब्वियसली, क्योंकि x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 है तो भी y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 4, x इक्वल टू -2 है तो भी y इक्वल टू 4 है, ठीक है। पैराबोलिक फंक्शन है ये। एफ एक्स इक्वल टू x² एक पोलिनोमियल हुआ, है ना, स्पेशल टाइप का पोलिनोमियल, जिसको बोलते हैं पैराबोलिक फंक्शन। एक और देखते हैं हम, क्यूबिक फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू x³ है सपोज, इसका ग्राफ क्या होगा? एक स्टैंडर्ड ग्राफ से, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट आपको ग्राफ सामने आता है तो आप उसको पहचान सके कि कैसा ग्राफ होगा। देखिए x इक्वल टू 1 लेंगे तो y इक्वल टू 1, और x इक्वल टू -1 लेंगे तो y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 लिया तो 8, x इक्वल टू -2 लिया तो -8। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, ऐसा जाएगा ये ग्राफ। x इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू x³, दिस इज एफ एक्स इक्वल्स टू x³। और एक और फंक्शन हम पढ़ते हैं 7th टाइप का, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस तरीके से डिफाइन होता है? एक रियल वैल्यूड फंक्शन such that f x equal to a to the power x, okay, and this a should be positive, and a should not equals to 1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो जाएगी तो 1 ही रहता है, वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा ना। अगर a इक्वल टू आप 1 लोगे, 1 रेज टू एनीथिंग इज 1, तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया वो, तो है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं कहलाया। तो 1 को छोड़ के कोई भी वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं है। ऐसे फंक्शन हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसा होगा ये हम देख लेते हैं। हमने कहा कि a की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। लेकिन a की वैल्यू कोई भी रियल नंबर बिटवीन 0 और 1 तो हो सकती है ना, जैसे 0.1, 0.2 या 0.3, है ना। इसलिए इसके दो ग्राफ एग्जिस्ट करते हैं,
बना देते हैं। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, 0 भी नहीं हो, क्योंकि अगर 0 हो गई तो फिर 0 रेस टू एनीथिंग वो तो 0 ही रहेगा फिर, है ना। तो 0 और 1 के बीच में अगर एक ही वैल्यू है कुछ भी, तो f(x) का जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से आता है। ठीक है, ये होगा ग्राफ f(x) का। x की वैल्यू जब क्या हो, a की वैल्यू, सॉरी x की नहीं, हाँ x की वैल्यू कुछ भी एज्यूम की जा सकती है। जो a है वो तो एक नंबर है, कोई भी, है ना, कांस्टेंट नंबर है, कुछ भी कांस्टेंट नंबर है। a की वैल्यू 0 या 1 के बीच में कुछ भी है अगर, तो f(x) का जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया a की वैल्यू है, a की वैल्यू मैंने एक फिक्स कर ली, सपोज 0.2 हो गई, 0.2। अब x की वैल्यू कुछ भी एज्यूम की सकती है। x की वैल्यू 1 हुई तो 0.2 की इमेज 0.0, x की वैल्यू अगर आपने 1 ली है ना, तो 0.2 आएगी उसकी इमेज। x की वैल्यू अगर आपने 2 ली है तो 0.2 का स्क्वायर 0.00 में आएगा, है ना। y की वैल्यू जो आएगी 0.00 में आएगी, लेकिन प्लस में आएगी। जो भी वैल्यू आएगी कैसे आएगी, प्लस में आएगी। ठीक है, x की वैल्यू आपने कुछ और ले ली, सपोज माइनस में ले ली, x की वैल्यू आपने माइनस में ले ली कुछ, सपोज ले लिया आपने इसे -0.2। तो आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, मैं आपको ऐसे रफ में कैलकुलेट करके बताता हूँ ऊपर। a की वैल्यू अगर आपने ले ली -0.2, आप इसको कैसा लिखोगे, सॉरी x की वैल्यू आपने ले ली, a तो a की वैल्यू 0.2 है, x की वैल्यू आपने ले ली -2, आप इसको कैसा लिखोगे, 1/0.2 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर माइनस है तो उसको आप डिवाइड में लिखोगे प्लस बनाने के लिए। 1/0.2 का स्क्वायर जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव ही आएगी। ये नहीं, ये जो f(x) की वैल्यू है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी y की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती। x की वैल्यू तो नेगेटिव कुछ भी आप ले सकते हो, लेकिन उसको तो अपन पॉजिटिव बना सकते हैं ना डिनोमिनेटर में लाके। तो जो f(x) आएगा वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि a पॉजिटिव है, a नेगेटिव नहीं है, इसलिए f(x) ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, है ना। लेकिन जैसे जैसे x की वैल्यू नेगेटिव में आप बढ़ाते जाओगे ना, तो y की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, रैपिडली इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन अगर x की वैल्यू अगर आपने पॉजिटिव रखी है ना, तो y की वैल्यू रैपिडली इंक्रीज नहीं होगी बल्कि डिक्रीज होती जाएगी, इस तरीके से। और दूसरा ग्राफ इसका बनेगा जब a की वैल्यू 1 से बड़ी हो, कुछ भी a की वैल्यू 1 से बड़ी हो, तो ग्राफ ऐसा रहेगा इसका, ऐसा इंक्रीज करता हुआ। कब, जब a ग्रेटर देन किसके हैं, 1 के, यानी 1 से बड़ा कोई नंबर है a का। 1 से बड़ा मतलब आपने ले लिया, जैसे 2 है तो 2 की पावर x रखी आपने, 2 की पावर x की वैल्यू जैसे 1 रखी, तो x की वैल्यू 1 रखी तो y कितना आया, 2 आया। x की वैल्यू 1 रखी तो y 2 आया। अब x की वैल्यू अगर आपने 2 रखी तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। x की वैल्यू 2 रखने से y की वैल्यू 4 हो गई। x की वैल्यू 3 रखने से 2 टू द पावर 3 8 हो गई। तो बिल्कुल कैसा होता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, इसीलिए इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। x की वैल्यू आप माइनस में भी रख सकते हैं। x की वैल्यू अगर आपने -2 रख दी तो 2 की पावर -2 यानी 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 हो गया, तो कम हो जाती है वैल्यू। ठीक है, तो दीज आर द 2 ग्राफ्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक होता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस तरीके से डिफाइन हो, वही f फ्रॉम r to r such that f(x) equal to e to the power x। मैंने आपको e बताया था, जब मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाया था। ठीक है, फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे लॉगरिथम। e की वैल्यू क्या होती है, बिटवीन 2 and 3 होती है, और e का जो एक्सपांशन होता है वो था 1/e to the power x का एक्सपांशन। e to the power 1 मतलब x की वैल्यू अगर आप 1 लो तो 1/(1 + 1/(2 + 1/(3) एंड सो ऑन। फैक्टोरियल क्या होता है हम आगे समझेंगे कि ये सिंबल फैक्टोरियल का होता है। फैक्टोरियल आगे आएगा आपके सिलेबस में, अभी नहीं है फैक्टोरियल। मैं अभी आपको बीच में से फैक्टोरियल नहीं समझाऊंगा क्या होता है। ठीक है, मीनिंग समझ लीजिए कि बस इसको आप क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं। और इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ एग्जिस्ट करता है यहाँ से,
आपका नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपका है आपका नेक्स्ट लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन वही है इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सच दैट किस तरीके से डिफाइन हो, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स एट बेस ए कोई भी एक नंबर हुआ, बेस ए पर एक्स का लॉग, इसको आप लॉगरिथमिक फंक्शन बोलोगे, लेकिन ये ए हमेशा क्या होता है, बेस हमेशा पॉजिटिव होती है, ओके, एंड दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1 ऑल्सो, बेस कभी 1 नहीं हो सकती है, नहीं तो 1 की पावर एनीथिंग 1 ही हो जाता है, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा अगर उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे, ठीक। अब इसके लिए जो ग्राफ है, मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ कि इसका ग्राफ कैसा होगा। एग्जिस्ट करेंगे, एक अब जब ए 0 से ए के बीच में हो, 0 होने पॉजिटिव है, ठीक है, और 1 नहीं है, तो 0 से 1 के बीच में होगा तो ग्राफ ऐसा होगा इसका, और जब ए की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, तो ग्राफ इस तरीके से होगा इसका, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है, इस तरीके का कर्व, ठीक है, ये होगा आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ फंक्शन, इतने टाइप के आपने फंक्शन पढ़े, लॉगरिथमिक, नेचुरल, एक्सपोनेंशियल, कई सारे टाइप के आपने ग्राफ पढ़े, तो आप रिपीट कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि फंक्शंस के ऑपरेशंस, एडिशन,